अस्सलाम वालेकुम क्लास। निशा, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? वालेकुम सलाम निशा, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है?
निशा, आपकी क्लास ज्वाइन करने का क्या फायदा अगर आपने आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करना तो? तो बाकी सबको बताना पड़ता है कि उनके क्लास का टाइम है, खुद वो सोए होते हैं, उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता। हर क्लास में यही होता है आप लोग का। ओके अदीना, निशा, आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने ट्यूसडे को क्या टेस्ट देना है, किस टॉपिक का देना है? आज जो है ग्राम नेगेटिव रोड्स कंप्लीट हो जाएंगे। बैक्टीरिया जितने हमने पढ़ने थे वो पढ़ लिए हैं। टेस्ट आप लोग मुझे उसका स्केड्यूल बता दो नेक्स्ट वीक से।
ओके। तो अदीना और अनिशा, आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने जर्नल से स्टार्ट करना है या स्पेशल से? स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी या जर्नल से हम लोग स्टार्ट से टेस्ट लेना है स्टार्ट करें? स्पेशल मीन्स वायरोलॉजी का मैंने आप लोगों का टेस्ट ले लिया है, इसके अलावा स्टेप्टोकोकस और साथ में जो है ग्राम पॉजिटिव ड्रॉप्स उनका भी ले लिया है, ग्राम नेगेटिव कोकाई का भी ले लिया है। ओके, जर्नल से। तो जर्नल में किस टॉपिक से आप लोगों ने स्टार्ट करना है? ओके, ठीक है। तो आप लोग जर्नल से याद करना चाह रहे हैं, तो जर्नल में आप लोगों ने किस टॉपिक का पहले टेस्ट देखना है मुझे ये भी बता दो। 2 टेस्ट है आप लोग के नेक्स्ट वीक भी होंगे और एक दिन में अगर मैंने पढ़ाना हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ फ्राइडे को भी आप लोग का टेस्ट होगा। ट्यूसडे और वेडनेसडे का मुझे जल्दी से बता दो। फर्स्ट से। ओके, फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? ठीक है निशा, कंटेंट से देख के बताओ फर्स्ट चैप्टर कौन सा बन रहा है? इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मैं आप लोग का ले चुकी हूँ, 2 बार मैंने आप लोग का क्लास में लिया है। इंट्रोडक्शन से नेक्स्ट वाला चैप्टर बताएं कौन सा है? ओके वेना, इससे नेक्स्ट बताओ, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी से नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? आइसोलेशन। ये बुक के अकॉर्डिंग आप लोग बता रहे हो? बुक में तो आई थिंक आइसोलेशन नहीं लिखा हुआ। सेवन बैक्टीरियल स्ट्रक्चर और बैक्टीरिया ग्रोथ, ये लेंथी है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट लेंथी काफ़ी है, उसका मैं सेपरेट में ही टेस्ट लूँगी। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर का बिल्कुल अलग से टेस्ट होगा और बैक्टीरियल ग्रोथ और इंट्रोडक्शन, चलिए आप लोग 2 टॉपिक कर लो। चलें ठीक है, क्लास आप लोगों ने, मैंने आपको बता रही इंट्रोडक्शन और साथ में नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ये 2 टॉपिक्स आप लोगों ने याद करने हैं। ओके, और खुशनूर, ये जो हमारा ग्रुप बना है उसके अंदर आपने निशा ये मैसेज कन्वे कर देना है, इंट्रोडक्शन और साथ में कौन सा मैंने भी दूसरा टॉपिक बताया है, नोसोकोमियल इन्फेक्शंस। इंट्रोडक्शन के साथ बैक्टीरिया ग्रोथ रहने दो, वो बिल्कुल छोटा सा है। बैक्टीरिया ग्रोथ, इंट्रोडक्शन और नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ये 2 टॉपिक करने हैं क्योंकि दरमियान में वीकेंड भी है और जो आप लोग का ट्यूसडे को टेस्ट होगा। और वेडनेसडे के लिए जो है वो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर और साथ में बैक्टीरियल ग्रोथ, ये 2 टॉपिक होंगे, या फिर जस्ट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर कर लो, काफ़ी लेंथी है। ओके, तो इन 2 टेस्ट में हम लोग 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन साथ में नोसोकोमियल इन्फेक्शन, और वेडनेसडे को जो होगा टेस्ट उसमें आपका होगा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। अब फ्राइडे को मैं देखूँगी, अगर पढ़ाना हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं वेडनेसडे को या वेडनेसडे को ही आपको टॉपिक बता दूँगी।
ओके क्लास, हम लोगों ने ग्राम नेगेटिव रोड्स जो है अभी तक पढ़े, तो उसमें से कोई मुझे, चलिए आप लोग बहुत टाइम लगाओ, बैक्टीरिया जो थे वो मैंने आपको ये बताया कि इंटेरिक ट्रैक के अंदर जो इन्फेक्शन करते हैं, जो बाहर करते हैं, जैसे कि एब्डोमेन वगैरह में करते हैं। कुछ ये थे कि एब्डोमेन में भी इन्फेक्शन करते हैं, इंटेरिक ट्रैक के अंदर भी इन्फेक्शन कॉज करते थे। तो जैसे इकोलाई, साल्मोनेला, शिगेल्ला, प्रोटियस, सोडोमोनास, एरोजिनसा, तो ये काफ़ी बैक्टीरिया थे जो हम लोगों ने पढ़े हैं। तो अब वो सारे थे इंटेरिक ट्रैक से रिलेटेड। इंटेरिक ट्रैक मीन जो हमारे जीआईटी सिस्टम में इन्फेक्शन कॉज करते थे। अब वो बैक्टीरिया हमने पढ़े हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है। इसमें सिर्फ 2 बैक्टीरिया ही हम लोगों ने पढ़ने हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा डिजीज़ क्या-क्या करता है? देखो अब आप लोगों ने किस तरह से याद रखना है, वो थे हमारे जीआईटी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नोज़ से लेकर देखो कहाँ-कहाँ हमारे लंग्स तक जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो आपने ये देखना है कि नोज़ से लंग तक के जो है ये इन्फेक्शन ये वाले बैक्टीरिया कॉज़ करेंगे। नोज़ में देखो सिनोसाइटिस है, ओटाइटिस मीडिया है, ये एयर का इन्फेक्शन है। सिनोसाइटिस जो है हमारे साइनसेस जो नोज़ पे होते हैं ना, नोज़ पे उनका इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया एयर का इन्फेक्शन। निमोनिया जो है लंग्स की इन्फ्लेमेशन है, लंग पैरेन्काइमल सेल की जो इन्फ्लेमेशन है उसे निमोनिया कहते हैं। तो इसने क्या किया है, बेसिकली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ने रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो कॉज करता है। इसके अलावा एपिग्लोटाइटिस जो है वो अनकॉमन है, बट अगर एपिग्लोटाइटिस की इन्फ्लेमेशन रिपोर्ट हो तो उसमें जो है कॉजेटिव एजेंट यही बैक्टीरिया होता है। लीडिंग कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए तो क्या है, मेनिंजाइटिस भी ये बैक्टीरिया कॉज करता है। बट द वैक्सीन हैज़ ग्रेटली रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस। कह रहे हैं कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट जो है वैक्सीन अवेलेबल है, इसकी वजह से जो ये मेनिंजाइटिस और सीवियर केसेस रिपोर्ट होते थे वो उनके नंबर जो है वो डिक्लाइन हो चुके हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्मॉल है, ग्राम नेगेटिव है। ग्राम नेगेटिव रोड्स है, रिक्वायर्स फैक्टर एच एंड वी फॉर ग्रोथ। तो ये आप लोग फैक्टर्स के नेम याद रखते हैं, किसी अपनी ग्रोथ के लिए ये फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, ऑफ द 6 कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड टाइप्स, अच्छा अब ये है कि इसकी कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड मतलब इसके कैप्सूल की वजह से थोड़ी बहुत वेरिएशंस है, जिसकी वजह से इसके 6 जो है स्ट्रेन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन कॉज करता है और इन्वेसिव डिजीज़ कौन कौन से, उसमें से टाइप बी कॉज करता है। 6 कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड टाइप्स है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वेरिएशन के साथ, उसके कैप्सूल्स के स्ट्रक्चर में वेरिएशन के साथ जो है वो 6 टाइप्स एग्जिस्ट करती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की। उसमें से टाइप बी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि डिजीज़ कॉज करता है। टाइप बी कैप्सूल इज पोलीराइबोटोल फॉस्फेट। अब वो ये लिखा है, जैसे आप सबको पता है कि कैप्सूल जो है बाकी सब बैक्टीरिया में किससे बने हुए हैं, पॉलीसेकेराइड से बने हुए हैं। बट क्या है, एंथ्राक्स का जो है वो डी ग्लूटामेट से बना हुआ है। तो इसी तरह इसका जो कैप्सूल है वो पोलीराइबोटोल फॉस्फेट से बना हुआ है। इसकी भी कंपोजिशन थोड़ी सी वेरिएशन आप लोग नोट करोगे। हैबिटेट क्या है, हैबिटेट इज द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में है। और ट्रांसमिशन किस तरह से है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होती है। जाहिर है रेस्पिरेशन के थ्रू इसकी ट्रांसमिशन हो रही है, तो वही ड्रॉप्स जो है इसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बनते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है, पॉलीसेकेराइड। अब देखो हमने पढ़ा कि ये क्या है, इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, इसमें कैप्सूल प्रेजेंट है। तो इसका कैप्सूल जो है इसे फैसिलिटेट करता है इन्फेक्शन कॉज करने में, इन्फेक्शन स्प्रेड करने में, या फिर इसका एक विरुलेंस फैक्टर है। अब पैथोजेनेसिस क्या है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ विरुलेंस। अब उसकी डिजीज़ को, उसकी डिग्री बढ़ाने में जो चीज़, जो स्ट्रक्चर फैसिलिटेट करता है उसका कैप्सूल है। अन इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया स्ट्रेन्स, अब देखो उसमें से मैंने जैसे बताया कि उसकी 6 स्ट्रेन्स एग्जिस्ट करती हैं, तो उसमें से कोई अन इनकैप्सुलेटेड मीन कि उसके ऊपर कैप्सूल नहीं प्रेजेंट, तो क्या कर रहा है, वो क्या है, स्ट्रेन कॉज म्यूकोजल इन्फेक्शंस बट नॉट इन्वेसिव इन्फेक्शन। म्यूकोजल इन्फेक्शन में कि जो सिर्फ हमारी इंटरनल लाइनिंग जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी हुई है, तो बस म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फेक्शन कॉज करता है। आईजीए प्रोटीएस प्रोड्यूस करता है। आईजीए प्रोटीएस क्या है, एक एंजाइम है। मोस्ट केसेस ऑफ मेनिंजाइटिस अक्कर इन चिल्ड्रन यंगर देन 2 years ऑफ एज। और जो इनकी टारगेट पॉपुलेशन है, जिसको ये टारगेट करता है, वो कौन से हैं,
बच्चे हैं और जो लेस देन 2 ईयर उनकी एज है, बिकॉज विटर्नल एंटीबॉडी हैज़ वेन्ड एंड बस इतना ही काफ़ी है। इनकी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, 2 ईयर से कम बच्चों को ये टारगेट करता है। नो एक्सोटॉक्सिन्स आइडेंटिफाइड, एक्सोटॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता या उसकी अभी तक जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी। क्लास आप लोग सुन रहे हो? ग्राम स्टेन स्मीयर है, ग्राम लेबोरेटरी डायग्नोसिस जितने भी अभी तक बैक्टीरिया पड़े हैं, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव में पड़े हैं या ग्राम नेगेटिव में पड़े हैं, हमने क्या किया है उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस 2 टेस्ट तो कंफर्म है ना सब में, ग्राम स्टेन स्मीयर किया है और साथ में क्या है कल्चर किया है। तो बेसिकली लेबोरेटरी डायग्नोसिस ग्राम स्टेन स्मीयर या कल्चर के लिए हम क्या चीज़ सैंपल ले रहे हैं। आप लोग को सैंपल का भी पता होना चाहिए कि बेसिकली हमने सैंपल क्या लिया है, किसके अंदर हम ये बैक्टीरिया जो है वो सेपरेट करके उसकी स्टेनिंग कर रहे हैं। आप लोग मुझे बताओगे कि इसमें कौन कौन सा जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन है, तो हम उसके लिए उसका कहाँ से जो है वो सैंपल लेंगे। अगर इस तरह से पूछा हो कि इसकी सैंपल की कलेक्शन किस किस तरह की है, ब्लड का है, क्या है, सीरम ब्लड है, यूरिन है या फिर क्या है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसके अलावा किस तरह से हम लोग ले सकते हैं, स्पूटम ले सकते हैं, ये वाले डिफरेंस जो है मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो हमारा सैंपल है। अब उस सैंपल के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, चाहे वो यूरिन का सैंपल है या फिर ब्लड का है, हमने बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, अगर हमने कल्चरिंग करनी है या ग्राम स्टेनिंग स्मीयर करनी है तो उसमें से सैंपल में से बैक्टीरिया की बात हो रही होती है। ओके, और ग्रोथ रिक्वायर्स बोथ फैक्टर एक्स एंड वी, ये मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि ये फैक्टर्स के नेम है, या आप लोग को बस पता होना चाहिए कि ये आपको पता होना चाहिए। फैक्टर्स 10 और 5 है। डिटरमाइन सीरोटाइप बाय यूजिंग एंटी सीरम इन वेरियस टेस्ट। ओके, डिटरमाइन सीरोटाइप बाय यूजिंग एंटी सीरम इन वेरियस टेस्ट। अब इसके मैंने आपको बताया कि सीरोटाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, मोर देन 1 सीरोटाइप्स हैं। सीरोटाइप मीन क्या है, थोड़ी थोड़ी इनकी वेरिएशंस हैं स्ट्रक्चर में, बट वो हैं क्या, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, टाइप बी है, ए है, जो भी है। तो कह रहे हैं कि हम कौन सा सीरोटाइप इस टाइम जो है वो पॉजिटिव एजेंट है या जिसने हमें टारगेट किया हुआ है, उसे हम किस वे में आइडेंटिफाई करते हैं। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट है। एग्लूटिनेशन टेस्ट बेसिकली क्या आता है कि इसमें जो है वो नाउन एंटी, ये जो है एंटीजन ब्लड के अंदर होगा या जिसमें भी सैंपल में है एंटीजन। अब क्या है कि हमारे पास जो है एंटीबॉडीज़ जो हैं वो लेबल्ड होंगी कि वो टाइप बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं, ए के अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ है। तो हम उस सैंपल के ऊपर जब वो एंटीबॉडीज़, फॉर एग्जांपल हमने टाइप बी जो कि अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो इस सैंपल के ऊपर डाली है, तो अगर उनकी एग्लूटिनेशन होती है तो हम कहेंगे कन्फर्म ये क्या है, टाइप बी एंटीजन है। अगर नहीं होती तो हमें लगेगा कि हम कहेंगे कि कोई और ऐसी ये है एंटीजन है, कोई और सीरोटाइप है, तो उसके लिए फिर हम क्या है कोई और एंटीबॉडीज उसके ऊपर डाल के डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा एंटीजन इसमें प्रेजेंट है। कैप्सुलर एंटीजन कैन बी डिटेक्टेड इन सीरम और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अच्छा, सीरम क्या है, अब इसके लिए हमें ब्लड का सैंपल लेना है और साथ में क्या है CSF फ्लूइड लिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि ये मेनिंजाइटिस भी कॉज करता है, जहाँ मेनिंजाइटिस कॉज हो रहा हो उसकी डिटेक्शन के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया इस टाइप में पॉजिटिव एजेंट है मेनिंजाइटिस का, उसके लिए हम जो है डिटेक्शन किससे करते हैं, CSF फ्लूइड से लेके करते हैं। तो आपके माइंड में हमेशा ये रहना चाहिए कि मेनिंजाइटिस ब्रेन की इन्फेक्शन के लिए जो है, इसके डिटेक्शन के लिए जो हम CSF फ्लूइड लेते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एंटीबॉडीज इन पेशेंट सीरम नॉट यूजफुल। अब सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो इतनी यूजफुल नहीं है, इनफैक्ट हमें क्या है एग्लूटिनेशन टेस्ट किए हैं। ट्रीटमेंट क्या है, सेफ्ट्रिक्सोन है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है फॉर मेनिंजाइटिस है। प्रिवेंशन क्या है, वैक्सीन कॉन्टेनिंग द टाइप बी कैप्सूल पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेटिंग टू डिप्थीरिया टॉक्साइड और अदर प्रोटीन इज गिवन बिटवीन 2 and 18 months ऑफ एज। अच्छा, वो कह रहा है कि अब जो है हम लोगों ने इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। प्रिवेंशन में आप लोग सिंपल इतना भी लिख दो कि वैक्सीन अवेलेबल है, तो वो एक तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्या वैक्सीन अवेलेबल है। अब आगे हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि कौन सी टाइप की कैप्सूलर टाइप बी के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है, और उसको हम कम्बिनेशन में देते हैं डिप्थीरिया टॉक्साइड वगैरह के साथ।
रिफैम्पिंग कैन प्रिवेंट meningitis इन क्लोज कॉन्टैक्ट्स। तो कह रहे हैं कि देखो अब रिफैम्पिंग क्लोज कॉन्टैक्ट मीन कि उस पेशेंट जिसको meningitis एक्सपेक्टेड है तो हम क्या कहेंगे कि उसके कॉन्टैक्ट में क्लोज कॉन्टैक्ट में जो पर्सनस हैं उनको हम रिफैम्पिंग देकर एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है दूसरे पेशेंट्स को जो है वो इसकी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं कि उन्हें ये स्प्रेड ना हो। क्योंकि देखो रेस्पिरेटरी जहाँ पर ट्रांसमिशन होता है तो बहुत क्या कहते हैं ईजिली स्प्रेड होता है क्योंकि जहाँ वो पेशेंट सांस ले रहा होता है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट फैमिली मेम्बर्स वगैरह भी उधर ही सांस ले रहे होते हैं। ओके, तो इसलिए कह रहे हैं कि क्लोज कॉन्टैक्ट्स को मेनिंजाइटिस से प्रिवेंट करने के लिए जो है उनको रिफैम्पिंग वगैरह रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स। सेकंड जो है वो बॉर्डिटेला परट्यूसिस है। परट्यूसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब मैंने वैक्सीन का स्केड्यूल बताया उसमें परट्यूसिस आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये वूपिंग कफ है। वूपिंग कफ है, परट्यूसिस डिजीज कॉज करता है, स्मॉल है, ग्राम नेगेटिव रोड्स हैं, हैबिटेट जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रांसमिशन जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है। पैथोजेनेसिस क्या है? परट्यूसिस टॉक्सिन स्टिमुलेट्स एडिनाइलेट साइक्लेज बाय एडिंग एडीपी राइबोस ऑनटू द इनहिबिटरी जी प्रोटीन। अच्छा, आप लोग वैसे इसकी सिंपल पैथोजेनेसिस में अगर जाना है तो आप लोगों ने ये याद रखना है, परट्यूसिस टॉक्सिन कॉजेस लिम्फोसाइटोसिस इन द ब्लड बाय इनहिबिटिंग कीमोकाइन रिसेप्टर्स। तो बेसिकली क्या है लिम्फोसाइटोसिस, साइटोसिस, और आप लोग मुझे बता सकते हो पीनिया में क्या डिफरेंस है? साइटोसिस और पीनिया, PENI है, जैसे न्यूट्रोपीनिया, इसका मतलब डिफरेंस बता सकते हो? साइटोसिस और PENI है, पीनिया में क्या डिफरेंस है? साकिब आप बताओ, खुशनूद बताओ। नो अदीना, ये सही नहीं है। अदीना रॉन्ग, और कुछ सोचो। साइटोपिनिया डेफिशिएंसी है, साइटोसिस इंक्रीज इन ब्लड सेल्स। ओके, समन ने कहा क्लास देखो आप लोगों ने जैसे ए ऐसी एज आप लोग को पता है कि जिसके आगे भी एज लिखा हो तो क्या चीज़ होती है, इंजाइम को इंडिकेट करती है कि ये कोई ना कोई इंजाइम प्रेजेंट है। TIS टिस जिसके आगे लगा हुआ है तो हमें पता है कि ये उस ऑर्गन की, उस मेम्ब्रेन की क्या है, इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। तो इसी तरह आप लोगों ने ये दो टर्म्स याद रखनी है, साइटोसिस और साइटोपीनिया। पीनिया क्या होता है? PENI है। साइटोपीनिया में होता है कि वो जिस चीज़ के आगे लगा हुआ है उसकी डेफिशिएंसी है, उसके नंबर्स जो हैं वो कम हुए होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे नॉर्मल जो है WBC जो है ब्लड में कितने होते हैं, वो एक इनके क्या है फिक्स्ड अमाउंट होती है कि जो वहाँ रेंज में होते हैं कि इतनी रेंज में ये बॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए। प्लेटलेट्स इतने जो हैं 1.5 लाख से जो है वो 3 लाख तक नॉर्मल एक ब्लड सेल में हमारे ब्लड सैंपल में प्रेजेंट होने चाहिए। सैंपल की नहीं बात करी, ओवरऑल जो है हमारे ब्लड में जो है
एट अ टाइम जो है वो प्लेटलेट्स की कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, कितने प्लेटलेट सेल होने चाहिए, 150 से 3 लैक्स तक होनी चाहिए। तो ये ऐसे हर एक चीज़ ये नॉर्मल रेशियो है। ऐसे ही आरबीसी की नॉर्मल रेशियो है और डब्ल्यूबीसी की भी नॉर्मल रेशियो है। ये मैं ब्लड सेल्स की बात कर रही हूँ, 3 सेल्स हैं ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। अब ये जब तक नॉर्मल है तो वो नॉर्मल रेंज में लिखे जाते हैं। बट अगर इनके जो है नंबर्स, जैसे कि हमारी एचपी कम होती है, जैसे अनीमिया कहते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बेसिकली क्या हैं, वो कम हो जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स किसी पेशेंट्स में ज़्यादा भी होने लग जाते हैं। सेम एज अब देखो, वो था अलग मैकेनिज्म है। हमने जो बेसिकली पढ़ना होता है, जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो क्या है, डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में जिनका रोल है। ठीक है, अब देखो आरबीसी का ब्लड बनाने में रोल है, उसका हमसे इतना लिंक नहीं है। प्लेटलेट्स का जो है उस ब्लड को क्लॉट करने में, उसको क्लॉटिंग में फैसिलिटेट करने में रोल है, उसका भी हमसे इतना लिंक नहीं है। हमारा जो लिंक है ना, वो डब्ल्यूबीसी से है, उसकी टाइप से। आप लोगों ने इम्यूनिटी में जितना भी पढ़ा होगा, हम लोगों ने यही पढ़ा है ना, इम्यूनिटी सेल्स में जो हमारे ये डब्ल्यूबीसी की ही डिफरेंट टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स वगैरह। ठीक है, तो अगर डब्ल्यूबीसी में जो कि लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हम उसे कहेंगे लिम्फोसाइटोपिनिया। मतलब क्या है, डब्ल्यूबीसी सेल्स जो हैं वो कम हो गए हैं ब्लड के अंदर। तो अगर यहाँ पर जो टर्म हुई है यूज़ हुई है, वो लिम्फोसाइटोसिस है, कि डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो ब्लड के अंदर जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं। साइटोसिस क्या है, वो करता है इंक्रीज इन नंबर, और साइटोपिनिया जो है वो डिक्रीज इन नंबर। तो वो किस चीज़ की डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है, जिसके आगे वो लगा हुआ है। सीधा लिम्फोसाइट्स की बात हो रही है, मतलब डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स की जो है वो डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर उसके नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ इंक्रीज हो रही है, लिम्फोसाइटोसिस में, कि डब्ल्यूबीसी सेल्स जो हैं, जब भी कोई इन्फेक्शन हमें होता है तो डब्ल्यूबीसी सेल्स जो हैं वो ब्लड के अंदर भी हमें ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, यूरिन सैंपल में भी ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट जो है, अभी इस पर्सन जिसका भी ये सैंपल है, रिपोर्ट है, सीबीसी है, ये यूरिन रिपोर्ट है, उसे किसी न किसी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ हुआ है। ज़ाहिर डब्ल्यूबीसी ने ही उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना था ना, गल्फ बैक्टीरिया वगैरह को करना था। इस वजह से क्या होता है कि उनके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब ये दो टर्म्स आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, साइटोसिस और साइटोपिनिया। साइटोसिस में क्या है, इंक्रीज इन नंबर, और साइटोपिनिया जो है वो डिक्रीज इन नंबर है। अब किस चीज़ का इंक्रीज और डिक्रीज है, जिसके आगे वो लगा होगा। जैसे कि क्या है, आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन किस चीज़ की है, जिसके आगे वो टर्म लिखी होगी, TIS, जिसके आगे लगा हुआ है, हम उसी कहते हैं उस ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। तो ये माइक्रोबायोलॉजी में इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, साइटोपिनिया और साइटोसिस। इनहिबिशन ऑफ कीमोकाइन रिसेप्टर्स अकर बिकॉज परट्यूसिस टॉक्सिन ADP। अच्छा क्लास आप लोग बस सिंपल इसमें ये याद रखें, लिम्फोसाइटोसिस हुई हुई है, पैथोजेनेसिस में है। और अगर याद रखना है तो ऊपर वाली लाइन जो है, फर्स्ट रो है, उसको पैथोजेनेसिस में सिंपल याद रख लो। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, ग्राम स्टेन स्मीयर है और कल्चरिंग है। आइडेंटिफाइड बाय बायोकेमिकल रिएक्शन एंड स्लाइड एग्लूटिनेशन विद नाउन एंटीसीरा। तो एग्लूटिनेशन विद नाउन एंटीसीरा में आप लोग को बता चुकी हूँ कि क्या होता है। PCR टेस्ट इसके लिए करवा सकते हैं, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, वो इतने यूजफुल नहीं है। क्या चीज़ अदीना, पैथोजेनेसिस क्वेश्चन में भी इतनी लिखनी है। देखो अदीना, अगर आप लोग याद कर सकते हो तो कर लो। ये जो जिसमें ये आप लोग को पता है ना, एडिनालेट साइक्लेज वगैरह एंजाइम जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है। यह जब स्टार्ट में मैंने पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये किस तरह से क्या हो रहा था। मैं वैसे पढ़ा देती हूँ अगर आप लोग कहते हो तो। काफ़ी है देना, उतना ही आप लोग याद रख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है। तो
आप लोगों ने जो बहुत इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया हैं जिसका मैंने आप लोगों को बताया, जो हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ ली है, उनकी पैथोजेनेसिस आप लोग को एटलीस्ट ज़रूर पता हो। ठीक है, तो ये लास्ट में जैसे परट्यूसिस है तो आपको पता होना चाहिए परट्यूसिस जो है वो परट्यूसिस कफ करता है। अब इसके अंदर और इसकी क्या इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोग को ऐसी इसकी बातें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अदीना फर्स्ट लाइन के साथ आप लोग को मैं आगे भी पढ़ा रही हूँ, वो भी थोड़ा सा लिख लेना। देखो परट्यूसिस टॉक्सिन है, देखो इसने अब क्या किया है, टॉक्सिन प्रोड्यूस किया है। उसने क्या किया है, एडिनाइलेट साइक्लेज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट किया है। साइक्लेज अब आपको पता चलना चाहिए ये ऐसी एज है तो किसी न किसी एंजाइम की बात हो रही है। एंजाइम की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हुई है बाय एडिंग एडीपी राइबोज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये अब A3P नहीं है, डाइफॉस्फेट की बात हो रही है। ऑन टू इनहिबिटरी जी प्रोटीन, जो आप लोगों को काफ़ी जो है पता होना चाहिए फिर जी प्रोटीन क्या है या किस तरह से, बट ये है कि हम जब इसको फोर्थ रो में देखेंगे तो इसमें जो है ये जी प्रोटीन को थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें सिंपल क्या है कि आप लोग ये याद रखो कि जो है परट्यूसिस टॉक्सिन जो है वो लिम्फोसाइटोसिस करता है। लिम्फोसाइटोसिस में WBC की कंसंट्रेशन जो है वो उनके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड में बाय इनहिबिटिंग कीमोकाइन रिसेप्टर्स। तो ये आप लोग ये सेकंड रो जो है इसको बेसिकली आप लोगों ने याद रखना है, इनहिबिशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स। अब देखो क्या है कि कीमोकाइंस क्या है, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। लिम्फोकाइंस क्या है, यही कीमोकाइंस होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं बेसिकली। तो अब क्या है, इन मैसेंजर्स की क्या है, उनको ये ब्लॉक कर चुका है परट्यूसिस टॉक्सिन। अब ये मैसेंजर्स जब ब्लॉक हुआ है, थर्ड रो में देखो इनहिबिशन ऑफ दीज रिसेप्टर्स। अब इनके रिसेप्टर्स ब्लॉक होने की वजह से क्या हुआ, प्रिवेंट्स lymphocytes फ्रॉम एंट्री टिश्यूज रिजल्टिंग इन लार्ज नंबर्स बीइंग डिटेन्ड इन द ब्लड। अब आगे जो है आप लोगों ने इसकी सेकंड और थर्ड रो जो है दोनों का आपस में लिंक है। सेकंड में उन्होंने ये बताया कि लिम्फोसाइटोसिस के WBC की कंसंट्रेशन जो है उसके नंबर जो है वो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गए हैं। अब वो आगे थर्ड रो में इसकी वजह बता रहे हैं कि क्यों ज़्यादा हुए हैं लिम्फोसाइट्स जो है वो ब्लड में, क्यों ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि जो इन्होंने क्या किया था, कीमोकाइंस रिसेप्टर्स उनको जो है वो ब्लॉक किया, जो कि केमिकल मैसेंजर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, जिन्होंने इन WBC को जाके मैसेज देना था कि कोई ना कोई ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर, इस टिश्यूज़ के अंदर या म्यूकस के अंदर है ना, तो टिश्यूज़ के अंदर कोई ना कोई पैथोजन आया है, उसको जाकर इनगल्फ करो। यही होता है बेसिकली इन मैसेंजर्स का फंक्शन। तो अब देखो ये मैसेंजर्स तो अब ब्लॉक हो चुके हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या है, वो भी WBC जो हैं वो अब वो बने तो हुए हैं बट वो कहाँ पर ही रह जाएंगे, ब्लड के अंदर ही रह जाएंगे, टिश्यूज़ की तरफ नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उन्हें क्या है, उनके रिसेप्टर्स ब्लॉक हो चुके हैं। तो अब वो ब्लड के अंदर ही रहेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन जो है, उनका नंबर जो है वो हमें ज़्यादा नोट होगा, जिसे हम लिम्फोसाइटोसिस कह रहे हैं। और इसके अलावा था लास्ट वाली रो देख लो, ट्रैकियल साइटोटॉक्सिक डैमेजेस। अब देखो ट्रैकियल, अब ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, आगे क्या है, साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक मीन क्या है कि वहाँ के सेल्स जो कोई वहाँ के सेल्स की डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं। ट्रैकियल साइटोटॉक्सिक डैमेजेस, अब क्या है कि ट्रैकियल के सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है, डैमेज हो रहे हैं, उसके रिजल्ट में क्या बात हो रही है, ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन। इस साइटोटॉक्सिन ने किसको क्या किया है, डैमेज किया है, किसको डैमेज किया है, सिलिएटेड एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको पता होगा क्या आते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया टाइप क्या आते हैं, प्रोटेक्टिव वे में हमारे क्या होते हैं, सिलिएटेड प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बट ये क्या है, साइटोटॉक्सिन क्या करता है कि उन सिलिएटेड एपिथेलियम को भी डिस्ट्रॉय करता है। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, एक तरह से कंप्रोमाइज हो जाता है इसके रिजल्ट में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस मैंने पढ़ाई है, आई थिंक पढ़ा दी है।
पढ़ाती हैं। वही ग्राम स्टेनिंग है और कल्चरिंग है। इसके अलावा बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं और एग्लूटिनेशन टेस्ट के थ्रू जो है इसकी डिटेक्शन करते हैं। पीसीआर टेस्ट करते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट इतने यूजफुल नहीं है। एजिथ्रोमाइसिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। वैक्सीन इज अवेलेबल और यूजली गिवन टू चिल्ड्रन इन कम्बिनेशन विद डिप्थीरिया एंड टेटनस। देखो ये तीन जो है वो वैक्सीन कम्बिनेशन में दी जाती है। डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस। इधर हम परट्यूसिस पढ़ रहे हैं तो परट्यूसिस को डिप्थीरिया और टेटनस की कम्बिनेशन के साथ जो है ये वैक्सीन की दी जाती है बच्चों को। एजिथ्रोमाइसिन इज यूजफुल इन अनइम्यूनाइज्ड पीपल हु आर नाउन टू बी एक्सपोज्ड। तो रेस्पिरेटरी जितने भी होते हैं इन्फेक्शन वो ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो अब कोई ऐसे पर्सन जो कि इतने इम्यूनाइज्ड नहीं है, जिनकी वैक्सीन भी इतनी नहीं हुई, हमें कंफर्म नहीं है वैक्सीन हुई है या नहीं हुई, ठीक, उसमें कहते हैं कि अगर वो एक्सपोज्ड हुए हैं इन पेशेंट्स के साथ परटूसिस जैसे वोपिंग कफ है तो उन्हें जो है वो एजिथ्रोमाइसिन उनको भी रिकमेंड की जाती है एज ए प्रिवेंटिव मेजर्स में। अच्छा क्लास, इसके बाद ये सिर्फ जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया ग्राम नेगेटिव रोल्स हैं रिलेटिव टू रेस्पिरेटरी ट्रैक, हमने वो पढ़े, दो बैक्टीरिया पढ़े, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और परटूसिस बैक्टीरिया। अब ये है कि ग्राम नेगेटिव रोल्स रिलेटिव टू एनिमल सोर्सेज, कि अब एनिमल सोर्सेज में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो इनमें डिजीज़ कॉज करते हैं। उसमें जर्सीनिया, सिर्फ नेम्स याद कर लो काफ़ी होगा। जर्सीनिया पेस्टिस, ब्रूसिला स्पीशीज़ है, पास्टरेला, मल्टो मल्टोसीडा है और इसके अलावा क्या है बार्टोनेला एंसेली है। तो ये नेम्स याद करने में आई थिंक कोई इशू नहीं है, बट हमें पता होगा कि यर्सीनिया पेस्टिस जो है वो ग्राम नेगेटिव है, रोड्स में है और क्या है एनिमल्स को टारगेट करता है। ब्रूसेला स्पीशीज जो है वो एनिमल्स में इन्फेक्शन कॉज करती हैं, जैसे कि ये बाकी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ने ह्यूमंस में किया, ठीक है, वो ह्यूमंस में डिसीजेस कॉज कर रहे थे जितने भी बाकी बैक्टीरिया पड़े हैं। तो लास्ट पे जो मैंने नेम्स लिखे हैं चार, वो आप लोग सिर्फ नेम्स याद कर लेना ताकि हमें ये याद रहे कि ये जो है एनिमल्स को भी टारगेट करते हैं। ओके क्लास, कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड? तो बैक्टीरिया आप लोगों ने साथ साथ पढ़े तो होंगे ना। ग्राम पॉजिटिव में मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकाई। स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकाई ये दो स्लाइड जो है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई की हैं। फिर एक स्लाइड मैंने आप लोग को दी पीपीटी दी जो कि ग्राम नेगेटिव कोकाई है, जिसमें सिर्फ दो बैक्टीरिया ही डिस्कस है। ओके, इसके बाद मैंने आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव रोड्स की थी, वो भी एक ही पीपीटी थी जिसके अंदर जो है वो स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया डिस्कस थे, जिसका मैं आप लोगों से टेस्ट ले चुकी हूँ। उसके बाद जो फोर्थ में है उसमें था हम लोगों ने पढ़ा ग्राम नेगेटिव रोड्स। इसमें पहले मैंने जो आप लोगों को इंटेरिक ट्रैक में पढ़ा है वो सारे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं, वो आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, आपने इसको अच्छी तरह पढ़ना है। आगे परटूसिस का आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लो, जितना आपको डिजीज़ के बारे में पता हो। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो सारी सेम है ना, आपको ये पता है कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, ग्राम नेगेटिव है, रोड्स में है, ये वाली बातें तो आपको याद रह सकती हैं। जो इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस है वो सारी सेम है, सारे बैक्टीरिया के साथ उसकी भी सेम है। तो बाकी आगे जो है वो जस्ट उसका नेम रह जाएगा जो कि एनिमल्स से रिलेटेड है, ग्राम नेगेटिव रोड्स। ये आप लोग किस तरह से याद रखोगे एटलीस्ट उसकी मेन क्लासिफिकेशन कि ग्राम पॉजिटिव में कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव में कौन से हैं और उनकी मेन बातें। जैसे आप लोग को ये पता है कि स्टेफिलोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकस से हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो एक तो हम किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्लास, ये मैं बार बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी कोई मुझे बता सकता है विद इन 2 मिनट्स आप लोग मुझे इसका रिप्लाई लिख के भिजवाओ। स्टेफिलोकोकस से हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब वो किसी भी तरह से मुझे अंडर माइक्रोस्कोप बताओ, बायोकेमिकली बताओ या किसी भी वे में बताओ, बट जल्दी से बताओ। ठीक है, निम्रा ने कहा कैटालेस की बेस पे, किसी और बेस पे कर सकते हैं।
ओके, ठीक है, ये भी सही है। देखो, एक हो गया कैटालिस। कैटालिस क्या है? हम बायोकेमिकली जो है, बायोकेमिकली मतलब केमिस्ट्री की लैब में हम इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम किस तरह से इनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो, उसकी शेप की बेस पे पहले जाओ। स्टेप और स्टेप, हाँ जी अदीना, ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो हम किस तरह से उसमें क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस तरह से इनमें क्या क्या बातें डिफरेंट है वो मुझे बताएं। स्टेप, नेम को लेके चलो ना, स्टेप और स्टेप। अंडर माइक्रोस्कोप देखो, दिखाई तो वो दोनों हमें पर्पल दिखेंगे, बट उनकी शेप जो है वो डिफरेंट होगी। शेप किस तरह की होगी? जल्दी से क्लास, ये बताएं ना। ओके, दोनों कोकाई हैं, बट क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस है इनका, क्लस्टर शेप में। और ऐसा ना आप लोगों ने पढ़ा, स्टेप जो है वो, स्टेफलोकोकस जो है वो क्लस्टर शेप में होते हैं। ओके, रोनिका ने इसका आंसर दे दिया है। देखो ये देखो, अब प्रेजेंट माइंड होना ज़रूरी है। अब क्या मैं कह रही हूँ कि स्टेफ, मैं बार बार कह रही हूँ, STAPH, स्टेफ का मतलब ही क्या है? क्लस्टर है। क्लस्टर के शेप में है वो बैक्टीरिया। हमें क्या है, हम अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, ग्राम स्टेनिंग हमने किया है, दोनों हमें पर्पल कलर में दिखाई दे रहे हैं, स्टेप्टोकोकस भी और स्टेफलोकोकस भी, बट उनकी शेप जो है वो, किस तरह की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। किस तरह से? चेन फॉर्म में। देखो, चेन फॉर्म का मतलब ये है कि वो सर्कुलर फॉर्म में है, राउंड शेप है इनकी, कोकाई ही शेप है। जैसे निम्रा आपने कहा कि दोनों ही कोकाई हैं, कोकाई ज़रूर होंगे, बट कोकाई की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है कि वो डिप्लो कोकाई हैं या फिर चेन फॉर्म में है या क्लस्टर फॉर्म में है। वो छोटे छोटे सर्कुलर फॉर्म में राउंड शेप है, बट वो क्या है, एक ग्रेप्स लाइक क्लस्टर फॉर्म में प्रेजेंट हमें दिखाई देंगे। तो हम कहेंगे कि ये स्टेफलोकोकस है। स्टेफलोकोकस में से इसकी कोई ना कोई टाइप होगी। स्टेफलोकोकस ओरियस हो सकता है, एपिडर्माइडस हो सकता है, सेप्रोफाइटिकस हो सकता है, जो भी हमें क्लस्टर शेप में दिखाई देंगे, ग्रेप्स लाइक क्लस्टर शेप में। ठीक है। और जो चेन शेप में के देखो, सर्कुलर फॉर्म में है, बट वो सारे जो है छोटे छोटे सर्कुलर फॉर्म आपस में अटैच हैं और उन्होंने एक लॉन्ग चेन बनाई हुई है। तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टेप्टोकोकाई की कोई भी टाइप है। उसमें से कोई भी टाइप हो सकती है, A to U तक, जैसे भी हम लोगों ने पढ़ी है। इवन के स्टेप्टोकोकाई जो है वो निमोनाई जो है, निमोनाई और साथ में एक और आप लोगों को मैंने विरिडेंस ग्रुप पढ़ा है, ये सारे जो है वो चेन शेप में है। ओके रोनिका, गुड। तो सारे बैक्टीरिया आप लोग जो है इस तरह से नहीं पढ़ सकोगे, याद रखना बहुत मुश्किल है। अगर कुछ याद आप लोगों ने रखना है तो इस तरह के क्वेश्चन करके मेन मेन बातें डिफ्रेंशिएट करने वाली, या इनकी जो जो मेन बातें हैं, कि आप लोग देखो स्टेफलोकोकस के बारे में 5 पॉइंट्स लिख सको, यही काफ़ी है। अब उसके अंदर कोई टाइप्स में जाता है नहीं जाता, वो तो बात की बात है ना, कि मैं आपसे सेप्रोफाइटिकस पूछूं या फिर स्टेफलोकोकस ऑरियस पूछूं या ना पूछूं। बट ये है कि मैंने तो स्टार्ट में बस उनकी हेडिंग से ही क्वेश्चन बना के आप लोग को दे दिया है कि स्टेप्टोकोकस की 5 इंपॉर्टेंट बातें बताएं जो कि उसे स्टेप्टोकोकाई से डिफ्रेंशिएट करती हैं। सिंपल इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता था। तो वो जो ये फर्स्ट वाली स्लाइड्स में लिखा होता है ना, जिसमें उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बताई होती हैं, वो आप लोगों ने बेसिकली बताना होता है। क्लास अटेंडेंस मार्क करवा लें। और आप लोग को टेस्ट का पता चल गया है ना?
तो आप लोग की बाकी क्लास क्यों नहीं लेक्चर अटेंड करती? उनका क्या इशू है? तो वो ये सारी बातें कैसे कवर करेंगे? उनके क्लास में नेम्स बोल रही हैं जो अभी यहाँ पर प्रेजेंट है, इनके अलावा कोई प्रेजेंट है तो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। राबिया मुजीब, रोनिका, निमरा, अदीना, निशा, समन, साकिब, खुशनूर, लुबैना। पेपर्स की प्रिपरेशन अदीना घर बैठ के कर रहे हैं, तो जो ये मैंने न्यू सिलेबस पढ़ाया ये कैसे वो करेंगे कवर? आप लोग ये पढ़े बगैर ये आप लोग ऐसी स्लाइड्स पढ़ सकते हो समझे बगैर? देखो, माइक्रोबायोलॉजी में सिर्फ आपसे लेबोरेटरी के जो टेस्ट होते हैं ना वो ही सिर्फ हो सकते हैं। आप लोग अच्छा जो मेन बातें हैं वो भी क्वेश्चन लिखो जो आप लोग को पता होने चाहिए। लेक्चर है प्रिंटिंग नहीं, बस एंड करना। चलें ठीक है क्लास, जो मैंने नेम्स बोले हैं उनमें से सब प्रेजेंट हैं, इसके अलावा और तो नहीं है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें जो मेन और बातें हैं, कुछ और बातें हैं जैसे कि लेबोरेटरी के टेस्ट हैं जो सिर्फ इतना सा पूछ लेते हैं कि प्लेटलेट्स की रेंज क्या है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि 1.5 लाख से 3 लाख तक, 150 से 3 लाख तक जो है वो प्लेटलेट्स जो हैं वो ब्लड के अंदर नॉर्मल प्रेजेंट होते हैं। इससे ज़्यादा है या कम है तो वो किसी ना किसी तरह से क्या है, एक डिज़ीज़ को या क्या पैथोलॉजी को इंडिकेट करते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल रेंजेस हैं जो कि हमारी, आप लोगों ने किसी के पास सीबीसी की रिपोर्ट पड़ी हुई है तो आप लोगों ने उसकी नॉर्मल रेंज याद रखनी है, डब्ल्यूबीसी की, आरबीसीज की और प्लेटलेट्स की। चलें ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।